स्टडी गाइड की बात करते हैं। तो अब पहले ये पढ़ते हैं क्या है कि इट इज अ मैकेनिज्म फॉर हेल्पिंग लर्नर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप द हैबिट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट। तो स्टडी गाइड क्या हो गया कि लर्नर्स अपनी खुद की जो पढ़ाई करके नोट्स बनाते हैं और हैबिट करते हैं कि अपना खुद का असेसमेंट करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें, उसको स्टडी गाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बच्चा अपने आप को ही पढ़ा रहा है, अपने खुद के नोट्स बना रहा है, तो वो भी अपने आप में इंस्ट्रक्शन मटेरियल है क्योंकि वो अपने आप को ही टीचिंग दे रहा है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके कि पार्ट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन पैकेज, ये सेल्फ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, अपने खुद की सुविधा अनुसार नोट्स बना रहा है। डिजाइन फॉर स्टूडेंट टू यूज इंडिपेंडेंटली, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं और इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है। कंटेन सम ऑफ द कंटेंट्स एज कोड दैट कम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। तो नोट्स किस में से बनते हैं, या तो आप बाहर से कोई मटेरियल लेते हैं या आपकी जो रेफरेंस बुक होती है स्कूल की या कॉलेजेस की टेक्स्ट बुक्स, तो वहां से कंटेंट आता है। इंडिकेट्स व्हाट शुड बी लर्न, उसमें ये पॉइंट्स होते हैं कि हम क्या क्या हमको पढ़ना है। इंडिकेट्स हाउ कैन बी लर्न, और उसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग कि किस तरीके से उसको अच्छे से याद होता है, उसको टेबुलर फॉर्म में याद होता है, उसको पिक्चर्स बना के याद होता है, फ्लो चार्ट बना के याद होता है, तो वो किस तरीके से उसको लर्न कर सकता है, वो इंडिकेशन होते हैं। गाइड टीचर्स टू प्लान टीचिंग एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस, और उससे टीचर्स को भी ये गाइड मिलती है कि बच्चा अभी किस पोजीशन में है और उसको क्या, उसकी प्रोग्रेस को टीचर मॉनिटर करते हैं। तो इसके यूजेस क्या हुए, हैव अ क्विक लुक एट ऑल द पेजेस ऑफ द गाइड। तो गाइड के आप सारे पेजेस को एक बार में आप देख सकते हो। रीड द गाइड प्रायर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें आप गाइड को पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो उसमें निकाल के उसको पढ़ सकते हो। रीड सजेस्टिंग रीडिंग लिस्ट, तो इसमें शॉर्ट में लिखा होता है, तो आप उसमें अगर सजेस्टेड लिस्ट है कि और इसके लिए एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वहां जाके आप इसकी स्टडी कर सकते हो। सिलेक्ट द सूटेबल लर्निंग मटेरियल्स, तो इसको पढ़ने के आप सूटेबल लर्निंग मटेरियल्स देख सकते हो कि कैसे आपको याद करना है इसको। मेक कमेंट्स अबाउट द गाइड कोर्स मेथड्स, उसमें कमेंट्स कर सकते हो कि ये जो कोर्स है आप जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आप गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें। प्लान द लर्निंग प्रोसेस एंड मॉनिटर ओवरऑल प्रोग्रेस बाय योरसेल्फ, अपने आप ही अपना एक प्लान बना सकते हो कि मैंने आज तक यहाँ तक पढ़ लिया, मेरा ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, खुद को मॉनिटर कर सकते हो। फिर मेक रिवीजन, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। बी फैमिलियर विद द असेसमेंट सिस्टम एंड गेट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, आप अपने आप को असेस कर सकते हो, तो असेसमेंट सिस्टम के लिए फैमिलियर हो जाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि भाई अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरी आज की स्टडी इतनी हुई है, तो मुझे और कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। Assess yourself to check your understanding of the subject, आपके खुद की आपकी नॉलेज, आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज पढ़ी है, तो मुझे कितना समझ में ये आया है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें आप सबसे पहले अपने टॉपिक्स लिखते हो, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको इसमें क्या क्या कवर करना है, फिर आप कोर्स के आउटलाइंस को इसमें कवर करते हो कि आप इसके अंदर क्या क्या कोर्स की चीजें डालोगे। टीचिंग मेथड्स इसके अंदर, अगर ये टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें टीचिंग मेथड्स भी दे दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स कमेंट ऑन द गाइड, स्टूडेंट के अपने खुद के भी कमेंट्स होते हैं। सेल्फ असेसमेंट होता है, क्लिनिकल प्रॉब्लम डिस्कशन होता है, अपने आप ही आप उसको असेस करते हो और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो। रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सारा पढ़ाई का मटेरियल होता है, रिवीजन इसमें होता है, सजेस्टेड रीडिंग इसके अंदर आप डाल सकते हो, ग्लॉसरी होता है। फायदे क्या हैं कि मेक द टीचिंग लर्निंग सेशन स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है ना, बच्चा किस हिसाब से पढ़ रहा है, उसकी लर्निंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मोर एम्फेसाइज ऑन स्टूडेंट्स, देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट की क्या नीड्स है, इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है, वो क्या सोचता है, क्योंकि स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड है और स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो इसके अपने खुद के नीड्स, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस आते हैं। स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, स्टूडेंट खुद पढ़ता है इनको। स्टूडेंट डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट खुद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज, और अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज की किस तरीके से वो कर सकता है वो देखता है।
डिसाइड सीक्वेंस एंड पेस। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों का पेस बना सकता है कि ये टॉपिक मुझे फटाफट खत्म करना है या इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लगेगा, या मुझे पहले ये टॉपिक करना है उसके बाद में ये टॉपिक करूँगा। तो असेस देयर ओन प्रोग्रेस, वो अपनी प्रोग्रेस को खुद असेस कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग इसमें होती है और टीचर इसमें एज ए मेंटर काम करते हैं। अब जैसे अगर हम स्टडी गाइड की हम बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके की आपको होती है, ठीक है ना। ये नोट्स आपको, जैसे आप ट्यूशंस लेते हो या कोचिंग सेंटर्स में जाते हो तो आपको एक स्टडी गाइड मिल जाती है, इसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक से बने हुए, या फिर आप अपने खुद के भी नोट्स बना लेते हो। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, कंपोनेंट, एडवांटेजेस, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस लर्निंग। अभी आज के टाइम में तो डिस्टेंस लर्निंग एक बूम की तरह है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम लोग ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो डिस्टेंस लर्निंग अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एक इंस्ट्रक्शन का मेथड जो है वो पुराने टाइम में हम सोचते थे कि ऐसे कौन पढ़ सकता है, बट आजकल इसी से ही पढ़ाई हो रही है। तो समय के साथ जो हमारे इंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं उसमें भी हम चेंजेस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग हियर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर फिजिकली सेपरेटेड एंड लर्निंग टेक्स प्लेस विद टेक्नोलॉजी। जहाँ पे हम सब अपने घर पे बैठे हैं, टीचर्स अपने यहाँ अपने घर में हैं, और फिर भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडीज कर रहे हैं। The system uses various combination of telecommunication hardware and software. तो सॉफ्टवेयर यानी हम लोग जो PPTs वगैरह यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशंस जो हमारे फोन में है, लैपटॉप्स में है, ये हमारे सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर हम लोग मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये सारा टेलीकम्युनिकेशन है, हमारा इंटरनेट। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सिस्टम बन रहा है और उस सिस्टम से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि टीचर इज सेपरेटेड जियोग्राफिकली फ्रॉम द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से दूर बैठे हैं। लर्निंग प्रोग्राम इज केयरफुली प्लान्ड एंड द लर्नर इज प्रोवाइडेड नेसेसरी एडवाइस एंड असिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि एक केयरफुली प्लान्ड वे में ये होता है, और जो भी लर्नर होता है उसको एडवाइस, ऑनलाइन एडवाइस और असिस्टेंट्स मिलता है। Work done by the students is reviewed by the teacher and remedial work prescribed if needed. यानी कि इसमें हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हम अपने असाइनमेंट्स हम अपने शो करते हैं ऑनलाइन। तो जहाँ पे भी कुछ कमी होती है तो वो हमको बताया जाता है। जैसे कि हमने अपनी माइक्रो स्किल की अभी क्लासेस में किया, जब हमने माइक्रो स्किल प्रेजेंट किया तो अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो हमारी वहीं की वहीं हमने ऑनलाइन ही उसको सॉर्ट आउट किया। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन इजीली हो जाता है। The learner usually works on his own. Occasionally, small group can tackle the program. तो इसमें क्या होता है, लर्नर्स अपने आप ही असाइनमेंट्स बनाते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, क्योंकि हर चीज में टीचर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो जैसे लर्नर्स मान लीजिए कोई नेबर्स हैं या सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं, ये आपस में ग्रुप के साथ पढ़ सकते हैं, बट वैसे लर्नर को खुद ही ये सारा करना होता है। अब टाइप्स में क्या हो गया, टाइप वन में क्या हो गया कि स्टडिंग द प्रिंटेड मटेरियल सेंड टू द स्टूडेंट्स, कि या तो बच्चे को प्रिंटेड मटेरियल आप भेज दो और फिर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा दो। और टाइप टू में क्या हो गया कि टाइप वन इज सप्लीमेंटेड बाय रेगुलर एंड ऑब्लिगेटरी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। जैसे हमारे टाइम पे कई जगह ओपन हम लोग जैसे कुछ कोर्स करते थे, कोई डिस्टेंस लर्निंग जब हम कोर्स करते थे, मान लीजिए किसी ने मैनेजमेंट किया या किसी ने कुछ भी ओपन लर्निंग कोर्स किया, तो क्या करते थे उस समय इंस्टीट्यूट उनको है ना मटेरियल भेज देते थे कि अब आप खुद पढ़ लेना और फिर एग्जाम टाइम में आपको यहाँ पे आके एग्जाम देना है। तो वो तो हो गया टाइप वन, ठीक है, उसमें टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का बस प्रिंटेड मटेरियल मिल गया और फिर उनको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। टाइप टू के अंदर क्या हो गया कि उनको मटेरियल भी मिला और उनको टीचिंग लर्निंग का भी मतलब उनको टीचिंग लर्निंग भी प्रोसेस भी हो रहा है, एक्टिविटीज भी हो रही है, क्लासेस भी हो रही है। और टाइप थ्री में क्या हो गया कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा रहे हैं, रेडियो और टेलीविजन या फिर अब तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे चीजें करके भी दिखा रहे हैं, तो ये टाइप थ्री हो गया।
और फाइनल टाइप 4 क्या हो गया कि अ प्रोग्राम्ड कंप्यूटर परफॉर्म इम्पोर्टेंट टीचिंग फंक्शन, यानी कि पूरा कंप्यूटर पे ही सारी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं दैट इज ऑफ टाइप 4। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, हम ऑन द स्पॉट अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ रहे हैं और ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट लेवल हो गया दैट इज टाइप 4। अब रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का रोल क्या हुआ? मैनेजर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटी, स्टूडेंट जो भी लर्न कर रहे हैं उसको टीचर मैनेज करेंगे। प्रोड्यूसर ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज मटेरियल, स्टूडेंट को प्रॉपर लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे या कुछ भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे। प्रोड्यूसर ऑफ असेसमेंट एक्सरसाइज कंसर्न, कोई भी एक्सरसाइज करवाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं कोई प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसका जो प्रॉपर असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स, तो इसमें टीचर्स का इसके अंदर टीचर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड पढ़ाने में और लर्नर्स का पढ़ने में होगा, और कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये चीजें भी हमको ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा, नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रेजेंटेशन पोस्टर, ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये सारा देख रहे हैं, आपको साइंस के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको पोस्टर में रिप्रेजेंट करें और उसको है ना सीरीज वाइज प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। तो एनी पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर विच इज डिजाइन टू बी अटैच्ड टू अ वर्टिकल सरफेस टिपिकली इंक्लूडेड बोथ टेक्सचुअल और ग्राफिक एलिमेंट्स। वर्टिकल सरफेस क्या हो गई? हमारी दीवारें है ना, दीवार हो गई, या फिर हमारे पास ऐसा स्टैंड है जिसमें हम चार्ट लगा सकें। तो कोई भी ऐसा प्रिंटेड पेपर जो कि हम वर्टिकल सरफेस पे अटैच कर सके और जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो, ग्राफ भी हो, और जो जिसके अंदर आई कैचिंग और इंफॉर्मेटिव चीजें हो। आई कैचिंग क्या होगी कि आप जनरली किसी चीज को पढ़ते हो, सिर्फ रिटर्न चीजें होती है तो आपको बोरिंग हो जाता है वो, बट उसके अंदर कुछ पिक्चर्स डाल दिए, डायग्राम्स डाल दिए, थोड़ा कलरफुल कर दिया, उसको लेबल कर दिया और इंफॉर्मेटिव बना दिया, तो वो आई कैचिंग हो जाता है, तो आप उसको पढ़ते भी हो, फिर वो आपके दिमाग में भी रह जाता है। तो स्टेजेस इन पोस्टर प्रोडक्शन, जब हम पोस्टर प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हम क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं? पहला था चूजिंग कंटेंट, आप ये देखिए कि आपको क्या प्रेजेंट करना है अपने पोस्टर पे। फिर मेकिंग अ प्लान, फिर आप उसका प्लान बनाएंगे कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर प्रिपेयरिंग द फाइनल पोस्टर, फिर आपने जो प्लान किया कि भाई ये कलर यूज करने हैं, इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे पिक्चर्स डालनी है, यहाँ पर लेबलिंग करनी है, ये इस तरीके से शेडो फॉर्म में करना है, ये फॉर्मेटेशन करना है, ये सारी चीजें करने के बाद आप अपना फाइनल पोस्टर प्रिपेयर कर देंगे और फिर शोइंग द पोस्टर, और फिर आप उसको एग्जीबिशन या कहीं भी कोई म्यूजियम या जो भी जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि लोग आके उसको देखें, वहां पे आप उसको शो करेंगे। अब गुड पोस्टर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रीडेबल फ्रॉम अबाउट 10 फीट अवे, मतलब उसका फॉन्ट इतना बड़ा होना चाहिए और इतना क्लियर और नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि आदमी अगर 10 फीट की दूरी पे खड़ा है तो भी वो उसको पढ़ सके। टाइटल इज शॉर्ट एंड ड्रॉज इंटरेस्ट, टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल हमेशा इंटरेस्टिंग और आपको मतलब अपनी तरफ खींचने वाला होना चाहिए कि आप उसको पढ़े, जब आप टाइटल को पढ़े तो आपका मन करे कि अच्छा इस पोस्टर में ऐसा क्या है, तो आप उसकी तरफ जाए और उसको रीड करें, है ना, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। वर्ड काउंट ऑफ अबाउट 300 to 800 वर्ड्स, मिनिमम 300 से 800 मैक्सिमम वर्ड तक हमको वर्ड काउंट रखना है। टेक्स्ट इज क्लियर एंड टू द पॉइंट, टेक्स्ट हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट हमको टेक्स्ट लिखना है। यूज ऑफ बुलेट्स, नंबरिंग एंड हेडलाइंस मेक इट इजी टू रीड, कभी भी हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है और वो बोरिंग भी हो जाता है और उसमें मजा नहीं आता, बट जब हम चीज़ों को बुलेट्स में, नंबरिंग में, हेडलाइंस के थ्रू या कलरफुल उसमें पढ़ते हैं तो हमको मजा भी आता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। तो गुड पोस्टर जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ ग्राफिक्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स, मतलब प्रॉपर कलर्स, ग्राफिक्स, फॉन्ट्स को यूज करना है। कंसिस्टेंट एंड क्लीन लेआउट, उसका जो लेआउट है, लेआउट मतलब जब आप पीपीटीज बनाते हैं तो आपने लेआउट देखा होगा कि ऊपर टाइटल आ गया, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, या फिर ऊपर टाइटल आ गया और दो जगह लेफ्ट और राइट डिस्क्रिप्शन आ गया, तो आप किस फॉर्मेट में चीजों को सेट करना चाहते हो,
एक तरफ पिक्चर देना चाहते हो, एक तरफ टेक्स्ट देना चाहते हो, ऊपर टेक्स्ट देना चाहते हो, नीचे पिक्चर देना चाहते हो, दैट इज लेआउट कि किस तरीके चीजों को लगाना चाहते हो अपने पोस्टर में, तो वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए। includes acknowledgement your name and institutional affiliation। इसमें acknowledgement होना चाहिए। acknowledgement यानी कि जैसे बुक में हम acknowledge करते हैं, है ना, कि मैंने इस संदर्भ में ये बनाया, वो वाली चीज इसमें इंक्लूड कर सके तो अच्छा है। आपका नाम तो जरूर होना चाहिए और किस इंस्टीट्यूट से आप रिलेटेड ये है उसका नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलो मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक यू। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल को, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम अपना एम और ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं। फिर हम अपना कंटेंट देखेंगे कि हमारा मैटर क्या है। फिर हम स्टूडेंट की पहले की नॉलेज देखेंगे कि स्टूडेंट को पहले से कितना आता है। फिर हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग किन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का, हमारे पास कंटेंट क्या है और उस कंटेंट को पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं। इन सबको देखते हुए हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे, उनको टाइम देंगे, उनको एक स्पेस देंगे। फिर हम अपना एक टीचिंग एड को चूज करके और फिर हम उनको पढ़ाएंगे और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारी जो टीचिंग हमने मटेरियल यूज किया या जो भी किया उससे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, और फिर उसको एनालाइज करके फीडबैक अपना बनाएंगे और फिर उसमें करेक्शन करेंगे। ठीक है, अब जो है इसके फायदे क्या हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल को सिलेक्ट करने के? मेक द टीचिंग सेशन मोर इंटरेक्टिव। इससे टीचिंग सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है। फिर स्टूडेंट फाइंड व्हाट एक्चुअली दे वांट टू नो, है ना, मतलब इधर उधर की बातें ना करके जो एक्चुअल वो जानना चाहते हैं उनको वो चीज मिल जाती है। डीप लर्नर्स कैन प्रोसीड बेस्ड ऑन दिस मटेरियल एंड रेफरेंसेस। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत साइंटिफिक माइंड होते हैं, है ना, उनको अगर कोई चीज प्रोवाइड कर दो तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, वो चाहते हैं कि और भी डीप नॉलेज हो। तो उनके लिए ये बेस की तरह काम करता है कि उनको ये टॉपिक मिल गया, अब वो उस टॉपिक को पकड़ के और आगे उसके लिए फर्दर वो एक्सप्लोर करेंगे, नेट पे करेंगे या लाइब्रेरी में जाके बुक्स में करेंगे, तो उनके लिए एक रेफरेंस बन जाता है ये। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर देयर लेसन एंड फॉर एग्जामिनेशन। इससे बच्चे इसके बेस पे अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टीचर कैन डिसेमिनेट न्यू इन्फॉर्मेशन। डिसेमिनेट मतलब देना, है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन फैलाना। तो टीचर इससे नई इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे सकती है। इट सर्व्स एज ए रिकॉर्ड ऑफ द टीचर्स क्लासेस। ये एक रिकॉर्ड की तरह बनता है। अनदर फैकल्टी कैन कंडक्ट द क्लास इफ नेसेसरी। इसमें क्या होता है कि आपने चार्ट में सारी चीजें जब इम्पोर्टेंट डाल दी, तो मान लीजिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरी टीचर भी आती है तो वो उसको इजीली कैच करके और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं।